तो अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए जॉन एक बार फिर से मैदान में आ चुका है। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हमारा टॉपिक है डायपोल मोमेंट। और फिर डायपोल मोमेंट को समझने के बाद उसकी मदद से हम लोग थोड़ा परसेंटेज यानी कैरेक्टर के कैलकुलेशन पर भी बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमारी तरफ से लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग डायपोल मोमेंट और उससे रिलेटेड चीजों पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फिर जब डायटोमिक हो जाएगा देन वी शैल गो टू पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे अगर हम दो हाइड्रोजन एटम्स को आपस में जोड़ दें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे हम दो क्लोरीन एटम्स को आपस में जोड़ दें क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और हम एक हाइड्रोजन एटम को एक क्लोरीन एटम के साथ जोड़ दे तो एक हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब दोनों एटम्स सेम होंगे तो हम कह सकते हैं ये होमोडायटोमिक और जब दोनों एटम्स अलग अलग होंगे तो हम लोग कह सकते हैं हेट्रोडायटोमिक। हेट्रो मतलब अलग अलग होता है, हेट्रोडायटोमिक टाइप का मॉलिक्यूल। यहाँ पर दोनों एटम्स एक जैसे हैं, बीच में साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ से, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। तो दोनों एटम्स एक जैसे हैं, स्पेशली दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इक्वल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। वहां हम लोगों ने सीखा था कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होती है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बराबर है, तो जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बीच में रहेगा। सेम हियर, दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बराबर है, तो जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत अलग अलग है। एक में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, अगर कायदे से देखा जाए तो साझेदारी मतलब बीच में होना चाहिए। जितना इस्तेमाल ये करेगा उतना इस्तेमाल उसको भी करना चाहिए, या जितना इस्तेमाल ये करेगा उतना इस्तेमाल इसे भी करने को मिलना चाहिए। लेकिन क्लोरीन की ताकत थोड़ी ज्यादा है और वो दादागिरी दिखाता है और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता रहता है, राइट। जिसके पास भी थोड़ी ताकत ज्यादा हो जाती है वो दादागिरी दिखाने में लगा ही रहता है। तो क्लोरीन जो है वो भी थोड़ी दादागिरी दिखाता है और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगा रहता है। और इधर हाइड्रोजन के भी जीवन मृत्यु का प्रश्न है, वो भी मैदान में डटा रहता है, मैदान छोड़कर भागता नहीं है। तो क्लोरीन थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाता है, बस थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा तो उससे क्या होगा कि क्लोरीन पर थोड़ा सा माइनस, जिसे तुम डेल्टा माइनस लिख करके दिखाते हो, और हाइड्रोजन पर थोड़ा सा प्लस, जिसे तुम डेल्टा प्लस लिख करके दिखाते हैं। इधर जितना माइनस इधर उतना ही प्लस। तो इस तरह से मॉलिक्यूल में एक तरफ डेल्टा माइनस और दूसरी तरफ डेल्टा प्लस डेवलप हो जाता है। इसी चीज को यहां पर अगर हम लिखते हैं तो ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, राइट। और मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल की तरह से काम करने लगता है, ठीक। डाइपोल मतलब एक तरफ पॉजिटिव पोल एक तरफ नेगेटिव पोल, दो पोल्स है। डाई मतलब दो और पोल मतलब तो पोल है। तो दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल पर जितना पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव पोल पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल है, डाइपोल की तरह से काम करता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इन मॉलिक्यूल्स में कुछ डाइपोल वगैरह की तरह से काम करने की क्षमता नहीं है, ये डाइपोल की तरह से काम नहीं कर सकते। लेकिन ये मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह से काम करेगा। और जब भी कोई मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह से काम करेगा हम लोग उसका डाइपोल मोमेंट की बातें करते हैं, राइट। डाइपोल मोमेंट को हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज तुम पकड़ लो। तो जस्ट राइट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या फिर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है, जैसे यहाँ +5 कूलम या -5 कूलम, तो हमें प्लस और माइनस से मतलब नहीं, हम 5 कूलम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस between
द चार्जेज, उन चार्जेज के बीच में कितनी दूरी है वो रख दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर P इज इक्वल टू Q, दो लाइंस के बीच में लिख देते हैं। मैथमेटिक्स में हमने सुना है कि इसे मॉड पढ़ते हैं और इसका मतलब ये होता है कि हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं रहा, +5 रहे कि -5 रहे, दोनों ही सिचुएशन में हम 5 से मतलब रखेंगे, मल्टीप्लाइड विद d। तो चार्ज और दूरी को मल्टीप्लाई करके हम बहुत ही आसानी से डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम समझते हो तो उसके हिसाब से सोच लेना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही जो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फिजिक्स में पढ़ते हो ना, दो तरह की क्वांटिटीज, एक वेक्टर टाइप की, दूसरी स्केलर टाइप की। जो वेक्टर टाइप की क्वांटिटीज होती है उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो डाइपोल मोमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिलहाल हम लोग अपने मुद्दे पर आए, भटके नहीं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में अगर हम डाइपोल मोमेंट चेक करें तो अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है होमोडायटोमिक, तो इसमें कोई डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कोई डाइपोल वगैरह बनेगा ही नहीं, ना तो कुछ प्लस है ना तो कुछ माइनस है, और न ही तो कोई डाइपोल है और न ही तो कोई डाइपोल मोमेंट। जबकि अगर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो जाए, जैसा HCl टाइप का मॉलिक्यूल है, उसमें एक तरफ थोड़ा प्लस होगा एक तरफ थोड़ा माइनस होगा, जिसकी वजह से डाइपोल बनेगा, और डाइपोल बनेगा तो फिर डाइपोल मोमेंट आएगा, जिसका जरूरत पड़ने पर हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर सुटेबल मशीनें अगर हमारे पास रहे तो उन मशीनों का इस्तेमाल करके हम लोग डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और लैब में जाकर के अगर हमारे पास सुटेबल मशीनें हैं तो अपने कंपाउंड को उन मशीनों के साथ रख करके हम आसानी से चीजों का डाइपोल मोमेंट नाप भी सकते हैं। तो ये हुआ डाइपोल मोमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। नाउ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली मतलब क्या है, तो 2 से ज्यादा एटम्स आने लगे, 3 एटम्स, 4 एटम्स, 5 एटम्स, 10 एटम्स, ढेर सारे एटम्स आने लगे, तो फिर डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डील करेंगे। तो एक बेहद सिंपल एग्जांपल, CO2 वर्सेस SO2। अगर हम CO2 और SO2 का स्ट्रक्चर बनाएं, CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड विद अनदर ऑक्सीजन, कार्बन ने 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड 2 बार बना करके रखा हुआ है। सल्फर भी कुछ ऐसा ही करता है, डबल बॉन्ड, लेकिन सल्फर के पास यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। क्यों लोन पेयर होगा? क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2, 8, 6, आउटर मोस्ट सेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझेदारी में लगा दिया, तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे रहेंगे ना। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है सल्फर के ऊपर बना दिया और वो लोन पेयर हुआ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, तीनों में रिपल्सन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में देखोगे, कार्बन के बाहर वाले सेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन चारों इलेक्ट्रॉनों में से 2 इधर खर्चा किया, 2 इधर खर्चा किया, कोई फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, देयर इज नो लोन पेयर। अब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से इस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो लीनियर होगा, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट भाग जाएंगे। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से अपोजिट भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी में एक तीसरी पार्टी भी है, वो कहता है मुझे भी जगह दो। समझ रहे हो ना? जैसे एक टेबल हो, मान लो तुम गए, खाने की टेबल लगी हुई है और तुम लोग बस 2 ही लोग हो, तो बहुत ही आराम से तुम इधर बैठ जाओगे, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने बैठ जाएगा, दोनों बैठ करके आमने सामने अपना खाना खा रहे हो। लेकिन उसी में एक तीसरा दोस्त भी आ जाए, तब क्या होगा? तब तुम लोग क्या करोगे? अपनी कुर्सियों को थोड़ा थोड़ा इधर खिसका लोगे कि चलो भाई हम थोड़ा इधर हो जाए, तुम भी थोड़ा इधर आ जाओ, और ये जो नया वाला दोस्त है इसको भी एडजस्ट कर लो। तो सेंटर से देखोगे, अगर तीनों ने बीच में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया है तो 120, 120 और 120 डिग्री का एंगल मेंटेन हो जाएगा, और ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का सिचुएशन आ जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड में 3 पार्टीज हैं, ये भी खाना खाने के लिए बैठा है, ये भी खाना खाने के लिए बैठा है, और ये भी आ गया, टेबल बीच में लगा हुआ है। तीनों में रिपल्सन होगा, और इस मॉलिक्यूल का शेप जो है लीनियर नहीं होगा। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये लोन पेयर। अगर तीनों का रिपल्सन इक्वल होता तो सभी एंगल से 120, 120 और 120 होते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर थोड़ा ज्यादा रिपल्सन करता है, इसीलिए इधर और इधर एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, इधर एंगल थोड़ा घट जाएगा।
तो करीब करीब 119 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो CO2 और SO2 में जो बेसिक अंतर है कि CO2 कैसा है, लीनियर है। CO2 जो है वो लीनियर है और SO2 में इस लोन पेयर को इग्नोर करो तो शेप देखो ऐसे मुड़ा हुआ है, हम लोग बोलते हैं बेंट, या फिर इसी को वी शेप्ड भी तुम कहते हो, या फिर इसी को तुम एंगुलर भी कहते हो। तो जो भी नाम दे दो, हमें नाम से नहीं, इस पर काम से मतलब है। तो ये मॉलिक्यूल लीनियर है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक वेक्टर उधर काम कर रहा है, चलो मान लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही है जिधर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डायरेक्शन जिधर भी हो। हमने कहा था ना इसका डायरेक्शन वही होता है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग ऐसे मान ले तब भी अपना काम चल जाएगा। तो चलो मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन वही है जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। तो डाइपोल मोमेंट एक इधर की तरफ काम कर रहा है, इधर की तरफ काम कर रहा है। ऐसा जो है इस तरह के एरो से जो है हम लोग डाइपोल मोमेंट को दिखा देते हैं मोस्टली। तो एक डाइपोल मोमेंट इधर और एक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर, दोनों इक्वल भी है क्योंकि इधर जो एटम है इधर भी वही एटम है, दोनों इक्वल है। मतलब ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तुम लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर्स को जोड़ना पढ़ा होगा, वहां पर पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है तो दोनों का जो नेट रिजल्ट है 0 है। और इसके लिए कोई फिजिक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस भी हमारा काफी है कि अगर दो फोर्सेज एक पॉइंट पर लगा दे, इधर जितना फोर्स लगाए इधर भी उतना फोर्स लगा दे, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो ही जाना। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों जो है अपोजिट और इक्वल नहीं है। मतलब इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री नहीं है। यहाँ पर एंगल 180 डिग्री है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है 0 हो जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, जबकि यहां पर जो है इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। और मोस्ट ऑफ द टाइम यहां मॉलिक्यूल को देख करके इसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम किसी तरह से बता ही नहीं सकते कि डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली कितना होगा ना, बस हम यही तुलना कर सकते हैं किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसका 0 हो गया, किसका 0 नहीं हो गया। तो ये दो तरह की चीजें हमारे सामने फेस करने को आती है एग्जाम्स में। एक तो ये होगा, तो अपने दिमाग से जो हम कर सकते हैं यही कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम ये पता लगा सकते हैं कि किसका 0 है, किसका 0 नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स में थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं किसका ज्यादा किसका कम। अब कहो कि इस मॉलिक्यूल को देख करके ऐसा दिमाग लगाए कि हम सीधा सीधा कैलकुलेट करके बता दें, नॉट पॉसिबल। कैलकुलेशन के लिए हमें मेजरमेंट करना होगा, कुछ चीजों को नापना होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेने होंगे, सबको मिला करके। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है इस क्लास में हम लोग डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली नहीं कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम लोग डाइपोल मोमेंट को सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और शेप देख करके डाइपोल मोमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जीरो डाइपोल मोमेंट और नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट खोजते फिरेंगे कि किसका 0 है, किसका 0 नहीं हुआ। और कभी कभी हम लोग जो है दो मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट की तुलना करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका डाइपोल मोमेंट कम है। सो एक एग्जांपल ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, जिसमें लीनियर मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल में दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड डाइपोल मोमेंट गो 0। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसीलिए डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाया। एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं BF3 एंड NF3। BF3 में बोरॉन जो है वो 3 बार फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचना है। बोरॉन के अंतिम में 2 और 3, बोरॉन का टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 और 3 इलेक्ट्रॉनों की मदद से बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, बाहर वाले सेल में कोई फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। तीनों के बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने से मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वो बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे हमारे घरों में पंखा होता है, पंखे के 3 ब्लेड्स होते हैं, वैसा ट्राइगोनल प्लेनर से। और अगर ये तीनों फोर्सेज आपस में इक्वल है तो तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे तुम अपना पंखा देखो ना, कितना बढ़िया सा घूमता रहता है, फिर भी कहीं भागता नहीं है, बिल्कुल सेंटर से। जैसे सिचुएशन अगर ऐसा रहे,
ये तुम्हारा पंखा ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता है वो, ठीक, इस भी डायरेक्शन में घूमता हो। तो अगर ये तीनों ब्लेड्स जो है बिल्कुल बराबर लंबाई के है तो पंखा क्या होता है, बिल्कुल बैलेंस के साथ घूमता है। लेकिन मान लो एक ब्लेड बड़ा कर दो, बाकी के ब्लेड छोटा कर दो, ये पंखा जो इधर उधर ऐसे ऐसे हिलता हिलता घूमेगा, हो ना हो तुम्हारे ऊपर गिर भी जाए। ऐसे पंखे से बच करके रहने का, तो पंखे में जो ब्लेड्स हैं हमेशा बराबर साइज के लगाए जाते हैं ताकि तीनों के जो फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करके रखे और पंखे की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ फिलहाल पंखा वगैरह तो नहीं हम बना रहे हैं। तो बोरॉन जो है 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तीनों में बराबर बराबर रिपल्सन है और तीनों 120 डिग्री के एंगल पर सेट हो जाएंगे और तीनों का जो नेट रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। ठीक, इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स या फिर वेक्टर को जोड़ने वाला मेथड लें तो देखो, एक वेक्टर है जो इधर काम कर रहा है, कह दो ऐसे, दूसरा वेक्टर है जो इधर काम कर रहा है, कह दो ऐसे, और तीसरा वेक्टर है जो इधर काम कर रहा है, कह दो ऐसे। तीनों वेक्टर्स को अगर आपस में जोड़ना हो तो फिजिक्स में कैसे करते हो, जब पहला वेक्टर पहले खींच लेते हो, फिर जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहीं से दूसरा वेक्टर खींचते हो, जहां दूसरा वेक्टर खत्म होता है वहीं से तीसरा वेक्टर खींचते हो। अगर तीनों आकर के कुल मिलाकर के सिचुएशन ये हो जाएगी जहां से चले थे वहीं पर फिर पहुंच गए, तो हम कहते हैं नेट रिजल्ट इज गोइंग टू बी 0। इसमें तुम देखोगे जब इन तीनों को जोड़ोगे इस तरह से, तो पहला वेक्टर खींचा जहां पहला खत्म हुआ वहां से दूसरा खींचा, जहां दूसरा खत्म हुआ वहां से तीसरा खींचा, तो नेट रिजल्ट इसका 0 आ जाएगा और इस तरह के सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। हम लोग NF3 की बात करें तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर भी मिलेगा। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर भी देखने को मिलेगा और लोन पेयर की वजह से क्या होगा, लोन पेयर भी अब रिपल्सन में पार्टिसिपेट करेगा। लोन पेयर आया कहां से, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सब समझ में आ जाएगा। अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 1 2 3, 3 बार साझेदारी में, 3 बार साझेदारी के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों को खर्च कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो लोन पेयर का काम करेगा। और इस लोन पेयर को एडजस्ट करने के लिए तुम कह दो मॉलिक्यूल पहले ऐसे प्लेनर रहा होगा, केवल 3 फ्लोरीन से लोन पेयर नहीं है, मान लो लोन पेयर बाद में कहीं से आ रहा है, तो जब तक लोन पेयर नहीं रहेगा तब तक सब एक ही प्लेन में रहेंगे। अब लोन पेयर भी इसी पर आगे आकर के बैठेगा तो क्या होगा, जैसे लोन पेयर इधर से आएगा तीनों को धक्का देगा और तीनों क्या आएंगे, ये थोड़ा सा नीचे मुड़ जाएगा, ये भी थोड़ा सा नीचे मुड़ जाएगा, ये भी थोड़ा सा नीचे मुड़ जाएगा। और अब सिचुएशन जो है हमारे पास देखा जाए तो कुछ ऐसा, तो ये रहा ना, ये ऊपर से लोन पेयर आकर के जमा हो गया और ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं वो थोड़े थोड़े नीचे की तरफ झुक जाते हैं। जैसे हम अपने हाथों की 3 उंगलियों को ऐसे कर ले तो इस तरह से, तो अब ये जो है तीनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, प्लस लोन पेयर उसमें अपना जो खुराफात करता रहेगा वो तो करता रहेगा, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में नहीं है और तीनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो हम कहेंगे ऐसे सिचुएशन में हमारी जो बुद्धि कहती है वो यही कहती है कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट पहले वाले केस में 0 हो गया, दूसरे वाले केस में जो हमारा डाइपोल मोमेंट है that is non-zero, it is not equal to 0, 0 से कुछ आगे निकल जाएगा। क्यों, 2 रीजंस हैं, एक तो इसका शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, दूसरा इसमें लोन पेयर भी आ गया है, ठीक, और लोन पेयर की वजह से शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी कह सकते हो। तो लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पा रहा। पिछले मॉलिक्यूल में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, इसमें लोन पेयर नहीं था तो ये सीधा सीधा लीनियर था और इसमें लोन पेयर आ जाने की वजह से दोनों ऑक्सीजन को बेंट होना पड़ा है, झुकना पड़ा है, जगह बनानी पड़ी है लोन पेयर के लिए और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पा रहा था। तो मतलब कुछ शेप्स ऐसे है जहां पर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो जा रहा है और कुछ शेप्स ऐसे है जहां पर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा सा जो है उन शेप्स के बारे में भी बातें करनी है, कौन कौन से शेप्स होते हैं जहां पर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, शेप्स लीडिंग टू 0 डाइपोल मोमेंट। तो एक तो हमने अभी देखा है लीनियर शेप हो जाए, तो केवल लीनियर होने से बात नहीं बनेगी, जो एटम यहां लगा है वही एटम इधर भी होना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन ये भी खींचना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और लीनियर रहेगा तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर भी हमने अभी देखा, सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम्स एक ही प्लेन में
120, 120 और 120 डिग्री पर लगे हो और तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें। बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है कि तीनों एक जैसे हो जाए, जो एटम यहाँ है वही एटम यहाँ और वही एटम यहाँ, तो तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और बैलेंस कर देने के बाद यहाँ पर भी जो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने टेट्राहेड्रल शेप के बारे में पढ़ा है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में जब हम बातें कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स का शेप कैसे बनाते हैं, तो वहां पर टेट्राहेड्रल शेप डिस्कशन किया था। टेट्राहेड्रल शेप में भी अगर ये चारों एटम्स एक जैसे हैं तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल शेप तुम्हारे लिए, अगर हम यहाँ पर मॉडल तुम्हारे लिए सामने रहा तो ये देखो रहा मॉडल, ये सेंट्रल एटम, दो एटम्स ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये दो एटम्स ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के नीचे की तरफ जितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे, ये दोनों मिलकर के ऊपर की तरफ उतना ही डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे। दोनों के बीच का एंगल जितना यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर है। तो अगर ये दोनों एटम्स जो है, कह दो ये क्लोरीन और क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन और क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन मिलकर नीचे जितना डाइपोल बनाएंगे, दोनों क्लोरीन मिलकर ऊपर उतना डाइपोल बनाएंगे, तो नीचे वाला डाइपोल और ऊपर वाला डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो कह दो इन दोनों का डाइपोल अगर नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इन दोनों का डाइपोल जो है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जितना इधर नीचे उतना इधर ऊपर, और दोनों फिर से एक दूसरे को कैंसिल कर डालेंगे। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स में भी डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है, बट द कंडीशन इज कि जो चारों एटम्स हैं 1 2 3 4 चारों आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल तुम ले सकते हो CH4, कोई लोन पेयर नहीं है और 4 बार बॉन्ड बना है। CCl4, SiF4, इन सब में सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सबने 4 बार बॉन्ड बना रखे और चारों बॉन्ड एक ही एटम के साथ रिपीट किया, तो शेप ऐसे ही बनाओगे, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इस शेप के साथ अगर हम मीट करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो सेंट्रल एटम ने टोटल 5 बॉन्ड्स बना रखे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। और अगर ऐसा है ये तीनों बराबर हो जाए, तो ध्यान देना ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तीनों एक ही प्लेन में 120 120 120 डिग्री पर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120। तो ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल यही वाली बात है ना, कुछ अलग नहीं, जो यहाँ था वही यहाँ पर है। तो ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। तो जो एटम यहाँ है वही एटम यहाँ और वही एटम यहाँ है, तो तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। कंडीशन इज कि दोनों एटम सेम होने चाहिए। तो या तो 5 के पांचों एटम सेम रहे, ठीक, जैसे PCl5 हो जाए, पांचों एटम सेम है, तो ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और नेट रिजल्ट जो होगा इस तरह के मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है या 0 हो जाएगा। या फिर अगर 2 तरह के एटम्स लगे हो तो कम से कम ये तीनों एक जैसे हो और ये दोनों एक जैसे हो, तब भी बात बन जाएगी। फिर हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल शेप के बारे में पढ़ा था, जिसमें सेंट्रल एटम जो है 6 एटम्स के साथ कनेक्शन बनाता है, 4 एटम्स एक प्लेन में होते हैं, बाकी 2 एटम्स प्लेन के ऊपर नीचे होते हैं। तो इसमें क्या है, अगर ये दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। या इन सिंपल सिचुएशंस लाइक SF6, जिसमें सल्फर 6 बॉन्ड्स बनाएगा, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाले फ्लोरीन को, इस कॉर्नर वाला फ्लोरीन इस वाले कॉर्नर वाले फ्लोरीन को, और इधर कोने पर जो फ्लोरीन है वो इधर कोने वाले फ्लोरीन को बैलेंस कर देगा और जो नेट रिजल्ट होगा डाइपोल मोमेंट का, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है। और फिर हम लोगों ने एक शेप देखा था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसमें सेंट्रल एटम A जो है वो 7 बॉन्ड्स बनाता है, जिसमें से 5 बॉन्ड्स प्लेन में रहेंगे, 1 2 3 4 5, और 1 बॉन्ड प्लेन के ऊपर और 1 बॉन्ड प्लेन के नीचे। तो ये पांचों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। कंडीशन है कि पांचों एटम्स एक जैसे होने चाहिए, ठीक। इनफैक्ट तुम करो क्या, एक सेंटर एक पॉइंट बना, उसके चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है। इसको तुम 2 भागों में बांट दो, कितना हो जाएगा 180 और 180, 180 प्लस 180। इसको 3 भागों में बांट दो तो 120 120 120, 4 भागों में बांट दो तो 90 90 90 एंड 90, 5 भागों में बांट दो 72 72 72 72 72। तो हम इसके अराउंड 2 बॉन्ड्स अगर ऐसे बना दे 180 डिग्री पर, या फिर 3 बॉन्ड्स ऐसे बना दे 120 डिग्री पर, या फिर 4 बॉन्ड्स ऐसे बना दे 90 90 डिग्रीज पर, या फिर 5 बॉन्ड्स बना दे, प्रत्येक बॉन्ड एक दूसरे से
72 डिग्री के एंगल पे रहे, तो इन सभी सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। कंडीशन है कि जो एटम यहाँ है वही एटम यहाँ रहे। ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, ये चारों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, ये पांचों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज कि सारे एटम्स जो है, अगर ये 4 एटम्स है तो चारों एक जैसे हैं, 5 एटम्स है तो 5 के पांचों कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो वही कंडीशन यहाँ पर मीट हो रहा है कि अगर ये पांचों एटम्स एक जैसे हैं तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर ये सातों एटम्स एक जैसे हो जाए, जैसे कि IF7, आयोडीन के पास अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में खर्च कर चुका है, तो कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर, तो ये सातों एक दूसरे को बैलेंस करके डायपोल मोमेंट फिर से 0 कर देंगे। तो हम लोगों ने जो शेप्स पढ़े थे, अगर उन शेप्स में रेगुलरिटी हो, मतलब कोई लोन पेयर वगैरह फालतू न आए, और ये दोनों एटम्स एक जैसे हो, ये तीनों एटम्स एक जैसे हो, ये चारों एटम्स एक जैसे हो, ये पांचों एटम्स एक जैसे हो, यहाँ पर 6 एटम्स और ये 7 एटम्स सभी एक जैसे हो, तो इन सभी शेप्स में जो है डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है। लोन पेयर आएगा तो फिर सोचना पड़ेगा। लोन पेयर आने पर क्या होता है, मोस्टली 0 डायपोल मोमेंट नहीं अचीव हो सकता है, लेकिन कभी कभी लोन पेयर आने पर भी 0 डायपोल मोमेंट हो सकता है। अभी हम थोड़ी देर में वहां पर भी आएंगे। तो अगर लोन पेयर नहीं है, सभी एटम्स एक जैसे हैं, सभी पेरीफेरल एटम्स, पेरीफेरल मतलब ये जो बाहर की तरफ लगे हुए एटम्स हैं, सभी पेरीफेरल एटम्स एक जैसे हैं, तो इट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन फॉर द 0 डायपोल मोमेंट। हम लोग तुलना के लिए SiF4 और SF4 को भी देख सकते हैं। जितना डिस्कशन हम लोगों ने किया है, अगर तुम शेप बनाना जानते हो तो कोई मुश्किल काम नहीं। SiF4 देखोगे, सिलिकॉन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8, 4, चारों इलेक्ट्रॉन खर्च कर चुका है, कोई लोन पेयर नहीं है। सल्फर के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 6, 6 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च किए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो लोन पेयर बचा होगा। तो यहां पर सिलिकॉन के साथ क्या है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन टेट्राहेड्रल वे में लग जाएंगे और चारों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इन दोनों का डायपोल मोमेंट जितना इधर की तरफ, इन दोनों का डायपोल मोमेंट उतना ही इधर की तरफ, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके 0 माहौल बना देंगे, मतलब टोटल डायपोल मोमेंट 0 कर देंगे। SF4 में लोन पेयर भी आ गया, तो जाहिर सी बात अगर इसी में हम एक लोन पेयर ऐड कर दे तब तो सब डिस्टर्ब हो ही जाना है। तो SF4 का मतलब इसी में लोन पेयर ऐड कर दोगे, टोटल 5 ग्रुप्स हो जाएंगे, पांचों के बीच में रिपल्सन होगा। और SF4 का शेप जो है कुछ इस तरह का ना, पांचों के बीच में रिपल्सन होगा तो 3 प्लेन में, एक प्लेन से ऊपर, एक प्लेन से नीचे। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करता है, तो लोन पेयर को हम यहाँ पर चाहे यहाँ पर रखेंगे। तो चलो लोन पेयर को यहाँ रख दें, और अब देखोगे तो तुम पाओगे अब ये सब एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा। कुछ वैसा ही सिचुएशन PCl5 और ClF6 में। यहाँ पर फास्फोरस अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, सारा का सारा खर्च कर देगा, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। ClF5 क्लोरीन के अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 5 बॉन्ड बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और ये यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5 बॉन्ड से है, तो PCl5 जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप एडॉप्ट करेगा, 3 क्लोरीन प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, और सब मिल करके एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे और नेट रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 0 नहीं हो पाएगा ना, इसका शेप बना करके तुम देखोगे यहाँ 0 नहीं हो पाएगा। तो इसमें शेप बनेगा कैसे, 5 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, 6 के बीच में रिपल्सन है, तो ये ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा मॉलिक्यूल, उसमें से एक लोन पेयर कर दो, 5 बॉन्ड्स कर लो, तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा तुम्हें कि अभी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोगों के अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल्स रहे हैं, सब में हम लोगों ने यही देखा कि जब जब लोन पेयर आ रहा है डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो पा रहा, और लोन पेयर नहीं आ रहा है, सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो डायपोल मोमेंट 0 हो जा रहा है। तो इस चीज को पहले माइंड में रखेंगे। फिर जैसा हमने कहा था, क्या ऐसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कैन अ मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम हैव 0 डायपोल मोमेंट? क्या ऐसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर रहे और उसका डायपोल मोमेंट भी 0 हो जाए? क्या ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है? तो इस पॉसिबिलिटी को हम खोज सकते हैं। जैसे अगर हम सोचे यहाँ पर लोन पेयर कर दे और यहाँ पर एक बॉन्ड बना दें, तो क्या यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा?
या इन तीनों में से किसी एक को लोन पेयर कर दे, या इन चारों में से किसी एक को लोन पेयर कर दे, तो क्या डायपोल मोमेंट जीरो हो पाएगा? आंसर है नहीं। इन पांचों में से कुछ जगहों पर लोन पेयर लगा दे, तो अगर लोन पेयर यहाँ यहाँ और यहाँ लगा दे, ध्यान देना, बहुत ध्यान से ध्यान देना, अगर यहाँ पर एक लोन पेयर रख दे, यहाँ पर एक लोन पेयर रख दे, यहाँ पर एक लोन पेयर रख दे, तो ये तीनों लोन पेयर से एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और ये दोनों एटम्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे, तो ऐसे सिचुएशन में डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसी तरह से इस शेप में अगर हम यहाँ पर लोन पेयर कर दे और यहाँ पर लोन पेयर कर दे, तो दोनों लोन पेयर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो ये दो ऐसे सिचुएशंस है जहां पर लोन पेयर होने के बावजूद मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जो है, पहली बात तो एक अकेला लोन पेयर नहीं है, एक से ज्यादा लोन पेयर है, और दूसरी चीज लोन पेयर्स ऐसे सिचुएशन में है कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर 3 लोन पेयर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर ये 2 लोन पेयर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसका एग्जांपल XeF2 और इसका एग्जांपल XeF। ठीक, अपने तरफ से बना करके सोच लेना, क्योंकि अब तुम नहीं सोच पाओगे तो फिर हमारे कितना भी बताने का कोई फायदा नहीं है ना। अगर शेप नहीं बना पा रहे हो, लोन पेयर्स वगैरह को सही सही जगहों पर नहीं रख पा रहे हो, तो हमारे सब बताने का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो शेप बनाने वाले क्लास में हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन किया हुआ है, तो वहां से अगर तुमने सीखा है तो इन दोनों का शेप बना करके देखो क्या ऐसा ही शेप आ रहा है, तो इसका शेप ऐसा ही आएगा। सेंटर पर जेनॉन होगा, ऊपर नीचे फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ 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 लोन पेयर। अपनी तरफ से बनाकर देखना ना, मेरी बात मत मानना। XeF4 में भी सेंटर पर जेनॉन होगा, ये चारों जगहों पर फ्लोरीन होगा, ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर। लेकिन बस बात मत मेरी मान लेना, अपने से बना करके जो सिखाया था वहां पर बनाने के लिए उस वाले मेथड को अप्लाई करके बना करके देखना कि बनता है कि नहीं। मींस लोन पेयर होने पर भी डायपोल मोमेंट जीरो हो सकता है। PCl3 F2 एंड PF3Cl2, फास्फोरस ने 5 बॉन्ड्स बनाए हैं, फास्फोरस ने यहाँ पर भी 5 बॉन्ड्स बनाए, दोनों में डायपोल मोमेंट की तुलना करनी है हमें। फास्फोरस के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 5 बॉन्ड बनाने में 5 इलेक्ट्रॉन खर्च, कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। यहाँ पर फास्फोरस ने 3 बार क्लोरीन के साथ और 2 बार फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। 5 एटम्स को हम इस शेप में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जो एटम ज्यादा रिपल्सन करेगा उसको यहाँ यहाँ और यहाँ रखेंगे, जो कम रिपल्सन करेगा उसको यहाँ और यहाँ रखेंगे। तो फ्लोरीन क्या है? छोटा है। क्लोरीन क्या है? बड़ा है। बड़ा वाला ज्यादा मारपीट करता है, ज्यादा लोगों के साथ धक्का मुक्की करता है, जहां बैठ जाता है वहां पर भूकंप टाइप का आ जाता है। तो ये बड़ा वाला जो एटम है ज्यादा परेशानी खड़ी करता है, इसे हम लोग वहां रखेंगे जहां पर जगह ज्यादा है। तो क्लोरीन को यहाँ यहाँ यहाँ, फ्लोरीन को यहाँ और यहाँ। इसी तरह से इसमें बनाएंगे तो फास्फोरस 5 बॉन्ड्स की तैयारी पहले हम कर लें। जो बड़े बड़े एटम्स हैं उनको यहाँ पर रखते चले जाएं, 1 2, बस 2 ही बड़े एटम्स है तो यहाँ पर एक फ्लोरीन एडजस्ट करना ही पड़ेगा, बाकी बचे हुए फ्लोरीन यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये तीनों फ्लोरीन एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से PCl3F2 एंड PF3Cl2 जैसे मॉलिक्यूल्स में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। फाइनली NH3 वर्सेज NF3, इन दोनों में डायपोल मोमेंट का हम लोग कैलकुलेशन नहीं, कंपैरिजन करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन में देखोगे तो अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बार बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा ही बचेगा। तो दोनों में एक लोन पेयर है, 3 बार बॉन्ड से। दोनों का शेप एक ही जैसा लगभग बनेगा, थोड़ा बहुत एंगल्स का अंतर आ सकता है। बॉन्ड एंगल वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, H के बदले में F आ जाता है तो एंगल बदल जाता है, लेकिन फिलहाल हमको सब लफड़े में नहीं पढ़ना है। दोनों ही पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल टाइप का बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन एक जगह पर लोन पेयर है, बाकी 3 जगहों पर बॉन्ड्स है। तो जब डायपोल मोमेंट की बात आएगी तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो कह दिया एक डायपोल मोमेंट इधर काम कर रहा है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? फिर नाइट्रोजन ने खींचा, तो भाई एक और डायपोल मोमेंट इधर की तरफ काम कर रहा है। आयन और H में इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? तो फिर नाइट्रोजन ने खींचा, फिर एक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ काम कर रहा है। लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट होता है, जिधर लोन पेयर उधर डायपोल मोमेंट। इसमें आ जाओ, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट उधर। तो तुम अगर ध्यान से समझो तो ये तीनों फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट
नीचे की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट है वो फ्लोरीन के डायपोल मोमेंट्स को अपोज करेगा, और जो फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट है वो लोन पेयर को अपोज करेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हालांकि इक्वल नहीं है, इसीलिए पूरा पूरा कैंसिलेशन नहीं होगा, कुछ न कुछ बच जाएगा। अगर ये वाला ज्यादा है तो इधर थोड़ा बच जाएगा, वो वाला ज्यादा है तो उधर थोड़ा बच जाएगा। तो किधर न किधर की तरफ थोड़ा सा डायपोल मोमेंट बच जाएगा। यहां पर क्या है, तीनों हाइड्रोजन्स का डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ भाग रहा है, लोन पेयर भी ऊपर की तरफ भाग रहा है, सब एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। सब ऐड हो जाएंगे तो डायपोल मोमेंट बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लार्जर डायपोल मोमेंट, लार्जर डायपोल मोमेंट, और यहाँ पर स्मॉलर डायपोल मोमेंट। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ये सब एक दूसरे में ऐड हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर जो है इन बॉन्ड्स के मोमेंट को कैंसिल कर दे रहा है। तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड्स के मोमेंट्स के साथ ऐड हो जा रहा है, और यहाँ पर लोन पेयर जो है बॉन्ड्स के मोमेंट को कैंसिल करने में लगा हुआ है। तो दोनों अपोज करने की वजह से नेट रिजल्ट कम आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट की मदद से हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। लेकिन ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता क्या है, पहले इसको थोड़ा समझा जाए फिर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हम लोग HCl का बॉन्ड एक बार फिर से सोचे, तो बॉन्ड कैसा है, कोवैलेंट या आयनिक? तो हम कहते हैं बॉन्ड साझेदारी से बना है, कोवैलेंट होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, अगर जैसे NaCl को देखें, सोडियम पर प्लस है, क्लोरीन पर माइनस है, कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस, तो इसे कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड है। यहां पर भी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, तो हम कह सकते हैं ये बॉन्ड कोवैलेंट है, लेकिन इसमें जो है आयनिक नेचर भी है, थोड़ा प्लस माइनस भी है, तो हम कह सकते हैं बॉन्ड कोवैलेंट है, साथ ही साथ आयनिक नेचर भी इसमें शामिल है। वो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो अगर इस तरह से प्लस माइनस बन जाए तो हम कहते हैं पोलर। तो ये एक तरह से पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है ना। हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, एक ऐसा बॉन्ड है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस, पूरा प्लस नहीं है, पूरा माइनस नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस है। तो आयनिक कैरेक्टर 100% नहीं है, 100 से कम होगा। जैसे कह दो 30% आयनिक, 70% कोवैलेंट, या 25% आयनिक, 75% कोवैलेंट, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। तो हम लोगों को इस बार यही एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करना है कि यहाँ पर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें कुछ वैल्यू चाहिए। जैसे हम HCl मॉलिक्यूल को मशीन में रख करके उसका डायपोल मोमेंट नाप लाए, मशीन ने बताया कि डायपोल मोमेंट इतना है। फिर दूसरी मशीन में रख करके HCl मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड की लंबाई है, बॉन्ड की लंबाई हम नाप लाए, तो पता चला कि इसकी बॉन्ड की लंबाई इतनी है। अब इन दोनों चीजों की मदद से हम इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलो पहले मान लेते हैं कि HCl 100% आयनिक है। ठीक, अज्यूम करो, अज्यूम दैट HCl इज 100% आयनिक। अगर 100% आयनिक होगा तो क्या होगा, H पर एक कंप्लीट प्लस होगा, क्लोरीन पर एक कंप्लीट माइनस होगा, और दोनों के बीच की जो दूरी है, जो बॉन्ड की लंबाई दी हुई है 10 एंगस्ट्रॉम, वो रख लिया जाए। और डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करें तो डायपोल मोमेंट P बराबर Q मल्टीप्लाइड विद G। चार्ज कितना है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही चार्ज तुम अप्लाई करोगे ना, तो Q की जगह तुम रखोगे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, और यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसी को पॉजिटिव वे में सोच लो। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ। हम बॉन्ड लेंथ को नाप करके यहाँ रख दें, तो इन दो चीजों को यहाँ पर रखने से डायपोल मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर इसी को हम -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट,
ESU, दो तरह से नाप सकते हैं। कूलम्स में नापना चाहे तो ऐसे, ESU में नापना चाहे तो ऐसे। ठीक, तो हम इस वाले को यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमने लिख दिया 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। ये माइनस को छोड़ दिया क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। अब कुछ बच्चे बहुत समझदारी करेंगे तो ये वाला माइनस छोड़ देंगे। ये माइनस वाला माइनस नहीं है, ये पावर का माइनस है। वो छोटा बड़ा क्वांटिटी, पावर में जितना ज्यादा प्लस हो जाएगा वो उतना क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, पावर में जितना माइनस होगा वो क्वांटिटी उतना छोटा हो जाएगा। तो इसको मत तुम लोग इग्नोर कर देना, ये रहेगा। ये प्लस माइनस यहां से देखेंगे, माइनस को हटा दिया, ऐसे लिख दिया। बॉन्ड लेंथ कितना है 10 एंगस्ट्रॉम। दोनों को सॉल्व कर ले, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। 10 एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम को हम लोग अगर सेंटीमीटर में बदल दें तो जो एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू, एंगस्ट्रॉम को हटाओ और उसके बदले में ये चीज लिख दो बस, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। दोनों को सॉल्व करो, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 48। इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दो, हो जाएगा 10 टू द पावर -10 इंटू -8, 10 टू द पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो ये जो है डाइपोल मोमेंट आया। इस क्वांटिटी को हम लोग डी बाई कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 48 डी बाई। तो 100% आयनिक कैरेक्टर मानने पर हमने मान लिया कि पूरा प्लस है और पूरा माइनस है, और कैलकुलेट किया तो डाइपोल मोमेंट 48 आ रहा है। मतलब अगर ये 100% आयनिक रहे तो डाइपोल मोमेंट 48 आना चाहिए। मतलब पेपर तुमने पूरा सॉल्व किया है तो तुम्हें 48 नंबर जो है मिलेंगे। कुछ ऐसा सिचुएशन, पेपर 48 नंबर का था, 100% सवाल लगा दिया, सब कुछ सही कर दिया, तो तुम्हें 48 नंबर मिलने चाहिए। फिर तुम्हारा पेपर चेक किया गया तो कंप्यूटर बाबा ने बताया कि तुम्हें जो है सिर्फ 16 नंबर मिले हैं। डाइपोल मोमेंट जो नापा गया है मशीन के जरिए वो है 16, तो आना चाहिए था 48 और आया 16। मतलब 100% तो नहीं है ना, 100% से तो नीचे चला गया। तो अब यहां से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। 48 नंबर आना था, आया कितना तुम्हारा 16 नंबर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर बन जाएगा। या फिर अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो ये क्या चीज है, दोनों को नाम दे दो। ये है डाइपोल मोमेंट, अज्यूमिंग 100% आयनिक कैरेक्टर। एक डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एक डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ये मान करके कि 100% आयनिक कैरेक्टर। और दूसरा डाइपोल मोमेंट मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स मल्टीप्लाइड विथ 100। या फिर इसी को शॉर्ट में लिखते तो ऐसा लिख देते हैं कि डाइपोल मोमेंट दिस इज एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड मतलब 100% मान करके तुमने जो कैलकुलेट किया है वो वाला। मल्टीप्लाई कर दो 100 से और सॉल्व कर दो, तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल के अंदर कितना % आयनिक कैरेक्टर है। एंड दैट्स ऑल। डाइपोल मोमेंट पर यही बातें हम लोगों को करनी थी। तो जो भी बात हमने सोचा था उसको जो है हमने 100% सक्सेस के साथ तुम्हें बता डाला। और इस क्लास में बस यहीं पर हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।